नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ज्यूजेप्पे कोंते आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत चीन के साथ की वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ज्यूजेप्पे कोंते आज एक वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार से समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान कई सरकारी और निजी क्षेत्र के समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत और इटली के बीच बहुआयामी संबंध हैं। यह संबंध समान लोकतांत्रिक परंपराओं, ऐतिहासिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्य पर आधारित है। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ में इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच 2019 में 9 अरब 52 यूरो का व्यापार हुआ था। करीब 600 बड़ी इतालवी कंपनियां भारत में सक्रिय है, जो फैशन और वस्त्र, बुनियादी ढांचे, रसायन, ऊर्जा और बीमा से संबंधित है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां भी इटली में सक्रिय है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत शीघ्र ही कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत वो स्थान है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन, हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया हमारे देश की असली ताकत से अवगत हो चुकी है। इंडिया बिलीव्स इन फॉलोइंग द पाथ ऑफ ग्रोथ विथ इक्वल फोकस ऑन ESG. India offers you democracy, demography, demand as well as diversity. Such as our diversity that you get multiple markets within one market. This comes with multiple pocket size and multiple preferences. This comes with multiple weathers and multiple levels of development. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट ने भारतीयों की उन विशेषताओं को सफलतापूर्वक उजागर कर दिया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की। In this pandemic, be it fighting the virus or ensuring economic stability, this resilience driven by the strength of our systems, support of our people and stability of our policies. It is because of the strength of our systems that we could provide food grains
to around 800 million people, money to 420 million people, and free cooking gas to around 80 million families. बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल सहित 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 2 करोड़ 35 लाख से अधिक मतदाता 110 महिलाओं सहित 1204 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा है कि वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी के 4 नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक होगा। कुल 33,782 मतदान केंद्रों में से 4,999 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 78 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन में जा रहे हैं, उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की मतदान सिर्फ 4 बजे तक होगा। ये हैं वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी। यहाँ 4 बजे तक चुनाव होगा, बाकी जगहों पर 6 बजे तक चुनाव होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान से जुड़े सभी कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। जो संक्रमित पाए जाएंगे वे मतदान के अंतिम 1 घंटे के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों को आज ही सैनिटाइज किया जा रहा है। कोविड के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की जगह 1,000 मतदाताओं के लिए वोट डालने की व्यवस्था की गई है। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। इस चरण में विजेंद्र यादव, बीमा भारती और रमेश ऋषिदेव समेत 12 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा RJD के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के शकील अहमद खां और CPI के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का भी किस्मत दांव पर है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से कृष्ण कुमार लाल। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 35, जनता दल यूनाइटेड 37, विकासशील इंसान पार्टी 5 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जहां 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने 25 और वाम दलों ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर LJP ने 42, RLSP 23, BSP 19 और NCP ने 31 उम्मीदवार खड़े किए हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुका है। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सीमा पर झड़पें और अकारण सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के वेबिनार में जनरल रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन की PLA भारतीय सेना के कड़े जवाब के कारण लद्दाख में अपने दुस्साहस का परिणाम भुगत रही है। जनरल रावत ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और देश वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued. जनरल रावत ने कहा कि भारत की हैसियत बढ़ रही है, इसीलिए उसी अनुपात में सुरक्षा के समक्ष चुनौती भी बढ़ती जा रही है।
the system that we adopt has to be best suited for the optimum management of both external and internal security challenges. Theaters would have tailor-made components from the three services that could be based on geography, threat, or the envisaged role and tasks. We are moving towards a maritime theater command, an air defense or an aerospace theater command, and land-centric integrated theater commands for our northern and western borders. We are presently in advanced stages of forming up the contours of the structures and processes required for this much-needed transformation. जनरल रावत ने दोहराया कि देश को सैन्य जरूरतों के लिए किसी एक राष्ट्र पर निर्भरता या प्रतिबंधों के निरंतर खतरे से बाहर निकलना चाहिए। जनरल रावत ने कहा कि देश वर्तमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक स्वतंत्रता की दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता हासिल करने के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। In the emerging security paradigm, the armed forces should therefore be structured in a manner that they provide operational flexibility to pursue wider strategic objectives as well as resource optimization. Thus, foremost amongst the reforms is to adopt the integrated theater command system, which has the potential to unlock critical core strengths within the three services, to bridge limitations and complement each other's competencies in battle, to realize the full potential of our combat power in a synergized manner. जनरल रावत ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के भारत के नए रवैये से पाकिस्तान में अनिश्चय की स्थिति पैदा हुई है, जिसने सीमा पार से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रखा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लालपुरा गांव में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का सुराग मिलने पर कल शाम से लालपुरा गांव की घेराबंदी करके वहां तलाश अभियान शुरू कर दिया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों के छुपने के स्थान पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक आतंकवादी ने समर्पण भी किया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 77,65,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से कुल संक्रमित लोगों में से केवल 6.19% में ही संक्रमण मौजूद है। सरकार ने कहा है कि इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 78% से अधिक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। केंद्र की प्रभावी नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 670 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 1,24,985 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12,20,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 11,54,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि उच्च स्तर की जांच के कारण संक्रमण की जल्दी पहचान, संक्रमित लोगों को तत्काल अलग करने और कोविड मरीजों के प्रभावी उपचार में मदद मिली है। इस साल जनवरी में पुणे में कोरोना जांच की केवल एक प्रयोगशाला थी, जबकि देश में अब 2,056 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 1,136 सरकारी और 920 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जिउजेपे कोंते आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे।
बिहार में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत चीन के साथ की वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1602 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल 2,47,284 मामले हो गए हैं। कल तक करीब 47,000 कोविड जांच की जा चुकी हैं। 982 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.65% हो गई है। अब तक उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,26,646 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में लोगों के स्वस्थ होने की दर 94% पहुंच गई है। मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक रोगियों की संख्या 7,756 है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में 53% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इनकी निरंतर मॉनिटरिंग कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के जरिए की जा रही है। वहीं अस्पतालों में 17% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जिलावार समीक्षा के दौरान पाया गया कि भोपाल में सबसे ज्यादा 180, इंदौर में 65, ग्वालियर में 57 और जबलपुर में 33 नए मामले सामने आए हैं। सभी जगह स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। बुरहानपुर में कोरोना के केवल 7 और खंडवा में 25 सक्रिय मरीज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से इलाज का अधिक शुल्क न वसूले और शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तैयार करने में सफलता हासिल की है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि इस रोबोट से भीड़भाड़ वाले स्थानों को साफ रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को इस मॉड्यूल रोबोट से प्रेरणा मिलेगी। एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां सैनिटाइजिंग टनल और यूवीसी टॉर्च बनाने पर अनुसंधान जारी है, वहीं दूसरी ओर UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबो कोविड के खिलाफ जारी लड़ाई में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न प्रकार के सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस रोबो की प्रमुख विशेषताएं है। इसमें लगा PIR सेंसर लोगों की आवाजाही का पता लगाता है और अल्ट्रावायलेट किरणों के उत्सर्जन को रोक देता है। इसके अलावा कमरे में किसी भी कड़ी वस्तु से टकराने से बचने के लिए इसमें एंटी कोलिशन सेंसर लगाया गया है। जिस क्षेत्र को कीटाणु रहित करना है उसे मापने के लिए इस रोबो में एक LIDAR सेंसर भी लगाया गया है। इस रोबो का वजन 20 किलो है, जो केवल 5 मिनट से भी कम समय में 100 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसके अलावा इसमें लगी 11 वैट की 18 UVC ट्यूब कोविड के साथ अन्य सभी वायरस को नष्ट करने में भी मदद करती है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक सरकार ने लगभग 4,637 करोड़ रुपए की लागत से 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा की उपस्थिति में समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 20 अन्य कंपनियां इस कार्यक्रम के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से 4,080 करोड़ रुपए का योगदान कर रही हैं। शेष 657 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक संस्थान को 30 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। आज ITI और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच हुए एग्रीमेंट से इंडस्ट्री 4.0 स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध होगी, जिससे ITI से कौशल्य मिलने वालों को अच्छे उद्योग अवसर प्राप्त होंगे। हर साल 1 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने कहा है कि सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग के कारण युवकों को उपयुक्त ट्रेनिंग प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि इंडस्ट्री के मांग के आधार पर ITIs में 10 नए ट्रेनिंग कोर्स आरंभ होंगे। राज्य में 1,713 ITIs हैं, जिनमें 217 सरकारी हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 कार्य दिवस और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में सभी संभव तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि श्री एम कुट्टी केंद्र सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आयोग सभी राज्यों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण समाप्त करने में मदद करेगा। सबको साथ लेकर और आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को और राज्यों को भी साथ लेकर उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयरशेड है, उस एयरशेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से पश्चिम बंगाल का खोया हुआ गौरव और विरासत फिर से वापस लाने की अपील की है। आज कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से उन्होंने ये बात कही। बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। गृह मंत्री ने कहा कि वे कई बार दक्षिणेश्वर मंदिर आ चुके हैं और उन्हें हर बार यहां से प्रेरणा मिलती है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। श्री शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। असम में बोंगाई गांव जिला प्रशासन ने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए मिशन संपूर्णा की शुरुआत की है। उपायुक्त डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने कहा कि जिले में पोषण माह के दौरान ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। मिशन संपूर्णा का उद्देश्य कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि जिले में 2500 कुपोषित बच्चे हैं और इस परियोजना को शुरू करने के 1 महीने के भीतर इनमें से 10% बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने बताया कि माताओं को स्व सहायता समूहों में शामिल किया गया है ताकि वे अपनी आजीविका का प्रबंधन कर सकें और परिवार की आय कम न हो। इस योजना का लक्ष्य 3 महीने में हासिल करना है। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए पेरारी वल्लन की पैरोल की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। उसे 30 दिन की पैरोल 9 अक्टूबर को दी गई थी। उसकी मां ने स्वास्थ्य के आधार पर इसे 30 दिन और बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 15 दिन बढ़ाने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दीपोत्सव मनाने का फैसला किया है।
इस अवसर पर लगभग 6 लाख दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीपोत्सव का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 स्वयंसेवक 6 लाख दियों को प्रज्वलित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास में अपना सहयोग देंगे। ये दिए सरयू के 24 घाटों पर जलाए जाएंगे। अयोध्या के आसपास रहने वाले कुम्हार परिवारों में भी इस आयोजन को लेकर खुशी की लहर है, क्योंकि इन दियों का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत यहीं के कुम्हार परिवारों से खरीदा जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 2017 से ही अयोध्या में किया जाता रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सरकार ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजीकरण और अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इससे कंपनियों के कर्मचारियों को स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा प्राप्त होगी। दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं ओएसपी के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी है और डाटा संबंधित कार्यों में बीपीओ कंपनियों को ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया है। आईपी के लिए बैंक गारंटी जमा करने, दायित्वों के बारे में बार बार जानकारी देने, नेटवर्क डायग्राम का प्रकाशन करने, जुर्माने का प्रावधान करने सहित कई जरूरतें हटा दी गई हैं। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर का पालन करने वाली कंपनियों के कार्यों में बाधक कई अन्य नियम भी हटा दिए गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। तापमान 14 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 20 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लद्दाख के लेह में तीसरे पहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 7 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन 253 प्रतिनिधि मतों के साथ आगे चल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 213 प्रतिनिधि मत मिले हैं। 538 सदस्यों के निर्वाचन मंडल में से जीत के लिए 270 प्रतिनिधि मतों की जरूरत होती है। पेंसिल्वेनिया, अरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, नवादा और जॉर्जिया में मतगणना जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार बाइडेन अरिजोना और नवादा में आगे चल रहे हैं, जबकि ट्रंप पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस मैच के विजेता का सामना दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स से रविवार को होगा। इससे पहले कल रात मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ज्यूजेप्पे कोंते आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत चीन के साथ की वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।